नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ कहानी के दूसरे भाग के साथ। तो लीजिए सुनते हैं कहानी का दूसरा भाग। मैडम, ये शहर इतना भी अच्छा नहीं है कि हम सारी रात कार में बैठकर निकालें। इससे अच्छा होगा कि हम रात होटल में निकालें। पलाश बोले। मेरी मरता क्या ना करता वाली हालत हो गई। अब होटल में ही ठहरना पड़ेगा। मैंने बड़े अनमने मन से पलाश को हाँ बोल दिया। थोड़ी देर बाद पलाश मुझे लेने कॉलेज आ गए। जैसे ही मैं कार में बैठी, पलाश बोलने लगे, होटल चलें? अभी से ही? मैंने कहा। इतनी तेज बारिश में कहीं जा भी तो नहीं सकते। इससे अच्छा है हम होटल चलते हैं। वहाँ गर्मा गर्म चाय पियेंगे और आराम भी कर लेंगे। पलाश बोले। लेकिन मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि पलाश के साथ एक ही रूम में कैसे ठहरूं। किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में। इधर मैं अकेले रूम में भी नहीं ठहरना चाहती थी, क्योंकि ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मन में कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि पलाश वफादार तो रहेंगे ना। खैर, भगवान का नाम लेकर मैं पलाश के साथ होटल में ठहर गई। होटल पहुंचकर मैंने हाथ मुंह धोया। उसके बाद पलाश ने भी हाथ मुंह धोकर चाय और पकौड़े का ऑर्डर दे दिया। मैं पलंग पर तकिया लगाकर बैठ गई और पलाश भी सोफे पर आराम से लेट गए। कुछ देर हम लोग खामोश रहे। तब तक चाय और पकौड़े आ गए। इसके बाद हमारी बातों का सिलसिला जो शुरू हुआ वो रात के 9 बजे तक चलता रहा। बचपन से लेकर कॉलेज, शादी, सब विषयों पर बातें हुई। अरे 9 बज गए, पलाश बोले। चलो कुछ खाना मंगा लेते हैं। नहीं पलाश, मैं नहीं खाऊंगी, आप अपने लिए मंगवा लो, मैंने कहा। थोड़ा थोड़ा मंगवाते हैं, नहीं तो रात में भूख लगेगी और आपको रात भर नींद भी नहीं आएगी, पलाश मजाक करते हुए बोले। मैंने धीरे से फुसफुसाया। नींद तो वैसे भी नहीं आने वाली। कुछ कहा आपने? पलाश बोले। नहीं, कुछ तो नहीं। चलो यार, टीवी खोलकर देखा जाए। पलाश ये बोलते हुए टीवी पर न्यूज़ देखने लगे। मेरी निगाहें तो खिड़की पर टिकी थी, जो पानी बंद होने का इंतज़ार कर रही थी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, रास्ते खुल गए, पलाश ने चहकते हुए बोला। और टाइम देखा, बोले अभी 9:30 हो रहा है। टीवी पर न्यूज़ आ रही है कि रात के 12 बजे तक सारे रास्ते खुल जाएंगे। मुझे भी राहत मिल गई। मैंने पलाश से कहा, चलिए अपन निकलते हैं। अरे मैडम, खाना तो खा लें, या रात को 2 बजे पहुंचकर खाना बनाने का इरादा है? अच्छा एक बात बताइए, इतनी रात में मेरे साथ जाना ठीक होगा? लोग क्या कहेंगे? मुझसे डर नहीं लगेगा? पलाश मुझे चिढ़ाने लगे। पलाश आप बहुत ख़राब हैं, हर वक्त मेरे मज़े लेते रहते हैं। वैसे आपके साथ 5 घंटे इस होटल में बिताने के बाद अब मुझे आपसे डर नहीं लग रहा है। अरे क्या बात है, कहते हुए पलाश फिर मुस्कुराने लगे। मुझे ना जाने क्या हुआ। मैं पलाश के पास गई और उनके बाल बिगाड़ते हुए बोली, आप बहुत शरारती हो। एक पल को पलाश भी मेरी इस हरकत को देखकर चौंक गए और फिर सिर को झटकते हुए बोले, चलो खाना खाते हैं और अपनी मंजिलों पर चलते हैं। और हम घर के लिए निकल पड़े। रास्ते खुल गए थे, कहीं कहीं बादल थे तो कहीं आसमान में तारे भी दिख रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सफ़र कभी खत्म ना हो, हम यूं ही चलते रहें। हवा के कारण बाल उड़ रहे थे। मेरे चेहरे पर बाल की एक लट बार बार आ रही थी। पलाश ने मेरी वो लट ठीक कर दी। मैं चौंक कर पलाश को देखने लगी तो पलाश बोले, हिसाब बराबर। आपने मेरे बाल बिगाड़े, लेकिन मैंने आपके बाल ठीक कर दिए, ठीक है ना? ये बोलते हुए पलाश बाहर देखने लगे और गुनगुनाने लगे। मैं पलाश की शरारत समझ गई। न जाने क्यों मुझे पलाश पर गुस्सा नहीं आया। मैं भी बाहर देखने लगी। इस दिन के बाद से मुझे पलाश पर विश्वास होने लगा था। अब ऐसा लगने लगा था कि पलाश दूसरे पुरुषों जैसे नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है। न जाने मुझे क्या हो गया था। पलाश के साथ बिताया हुआ हर लम्हा याद आ रहा था। हमेशा की तरह एक दिन मैं कॉलेज के बाहर खड़े होकर पलाश का इंतज़ार कर रही थी। पलाश आए और बोले, चलो जल्दी करो, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाना चाहता हूँ। लेकिन पलाश, मैंने परेशान होते हुए कहा, हम घर जाने के लिए लेट हो जाएंगे। नहीं होंगे बाबा, पलाश बोले। आप भी कॉलेज से जल्दी फ्री हो गई हैं और मैं भी ऑफिस से जल्दी आ गया।
यकीन कीजिए, एक बार आप उस जगह को देखेंगी तो कभी भूल नहीं पाएंगी। चलिए प्लीज़, मेरी खातिर, पलाश आग्रहपूर्वक बोले। मैं मना नहीं कर पाई और हम लोग उस जगह को देखने चल दिए। शहर से कोई 30-40 किलोमीटर दूर होगी, एक ऊंची पहाड़ी पर बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट था जिसके चारों तरफ बगीचे बने हुए थे। पहाड़ी के चारों तरफ रेलिंग लगी हुई थी और रेलिंग के पास ही टेबल कुर्सियां डली थी जिन पर बैठकर लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। पहाड़ी के नीचे का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत था। नीचे कोई छोटा सा कस्बा बसा हुआ था। नवंबर का महीना, हल्की गुलाबी ठंड, शाम के 6 बज रहे थे। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। लाइटों से नीचे बसा हुआ कस्बा जगमगा रहा था और पहाड़ी पर भी बहुत ही सुंदर लाइटों से सजावट की गई थी। हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था। सच में बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मैं काफ़ी देर तक मंत्रमुग्ध ये नज़ारा देखती रही। है ना बहुत खूबसूरत जगह? पलाश बोले। मैंने खोए खोए जवाब दिया, सच में बहुत खूबसूरत है। हम वहाँ 1 घंटे बैठे, नाश्ता किया, कॉफ़ी पी। ऐसा लग रहा था समय यहीं रुक जाए। मैं अक्सर ऐसी खूबसूरत जगह की कल्पना किया करती थी। पता नहीं मेरे बिना बोले ही पलाश को कैसे पता चल जाता था कि मुझे क्या पसंद है। ऐसे थे पलाश। धीरे धीरे राज के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वो पलाश के साथ रहकर काफ़ी बदल गए थे। अब उन्हें घर व बच्चों को समय देना अच्छा लगने लगा। इसी बीच मेरी दूसरी बेटी विनया का जन्म हुआ और उधर पलाश के यहाँ मधु को बेटा हुआ। मधु की ये पहली डिलीवरी थी। मधु के यहाँ भी खुशी का माहौल था और हमारे यहाँ भी। विनया की परवरिश में दिक्कत आ रही थी। विजया भी छोटी थी। ऐसे में मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और मैं पूरी तरह से घर गृहस्थी में व्यस्त होती चली गई। साथ ही हमारे और पलाश के परिवार में भी निकटता बढ़ गई थी। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर गया। राज को अचानक अटैक आ गया और वो चल बसे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसे में हमें पलाश ने संभाला। राज के बड़े भाई ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। पलाश ने राज के बैंक से लेकर मेरी नौकरी, सारे काम दिन रात एक करके किए। पहले नौकरी करने की वजह से मुझे वापस कॉलेज में नौकरी मिल गई और मेरी गृहस्थी वापस पटरियों पर आ गई। मेरी बड़ी बेटी काफ़ी बड़ी हो गई थी और छोटी 10 साल की हो गई थी। पलाश और मधु हमारे घर के सदस्य जैसे हो गए। मेरी दोनों बेटियां पलाश से बहुत घुल मिल गई थीं। पलाश अपने बेटे और मेरी दोनों बेटियों को एक साथ घुमाने ले जाते थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे कि अचानक एक दिन पलाश ने बताया कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है। वो लोग हफ्ते 2 हफ्ते में दूसरे शहर चले जाएंगे। ये सुनते ही मेरा दिल बैठने लगा। मैं मन ही मन सोचने लगी, मैं इन बच्चों को लेकर कैसे रहूँगी। पलाश समझ गए कि मैं क्या सोच रही हूँ। पलाश बोले, आप चिंता मत करो, मैं बीच बीच में आकर आप लोगों को देखता रहूँगा। और एक दिन पलाश और मधु दूसरे शहर चले गए। धीरे धीरे बच्चों और मैंने पलाश के बिना रहने की आदत डाल ली। दिन बीतते गए। विजया की पढ़ाई पूरी हो गई और उसकी नौकरी भी लग गई। दिन पर दिन पलाश का आना जाना काफ़ी कम होता गया। इसी बीच पलाश का काफ़ी दूर ट्रांसफ़र हो गया। अब तो सिर्फ फ़ोन पर ही बात हो पाती थी। कुछ समय बाद फ़ोन भी आना बंद हो गए। पता चला कि मधु की तबीयत खराब रहती है और पलाश का बेटा तपन भी कहीं बाहर पढ़ने चला गया था। इन सब के चलते पलाश काफ़ी व्यस्त हो गए, इसलिए वो हमसे मिल नहीं पाते थे। विजया ने अपने ऑफिस में ही एक कुमाऊनी लड़के को पसंद कर लिया था। मुझे भी वो लड़का और उसका परिवार दोनों अच्छे लगे। मैंने विजया की शादी कर दी। पलाश को भी शादी का निमंत्रण भेजा। शायद उन्हें मिल नहीं पाया। विजया और मैंने काफ़ी राह देखी, लेकिन पलाश नहीं आए। माँ, शाम हो गई है, चाय बना लूँ? विनया ने आवाज़ लगाई तो मैं यादों के गलियारों से बाहर आ गई। माँ, अंकल का फ़ोन आया था, वो शाम को आ रहे हैं, यानी 7 बजे तक। मैंने उन्हें डिनर का बोल दिया है, विनया ने कहा। ठीक है बेटा, मैं बोली। मैं और विनया डिनर की तैयारी करने में लग गए। मैंने पलाश की पसंद का खाना बनाया। 7 बजे तक पलाश घर आ गए।
पलाश में कुछ भी नहीं बदला था। वो पहले जैसे ही फिटफाट और स्मार्ट लग रहे थे, बस बालों में थोड़ी सी सफ़ेदी आ गई थी। अरे अंकल, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, आप पहले की तरह हैंडसम लग रहे हो। ऐसा कहते हुए विनया पलाश के गले लग गई। हमने ढेर सारी बातें की। डिनर करने के बाद पलाश को कॉफ़ी पीना पसंद था। विनया कॉफ़ी बना लाई। कॉफ़ी पीते पीते विनया बोल पड़ी, अंकल आप मकान क्यों देख रहे हैं? आप हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाइए। हमारा ऊपर का पोर्शन खाली पड़ा है और आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी भी मिल जाएगी। मैं और पलाश सकते में आ गए। पलाश बोले, बेटा ये कैसे संभव है, मैं तुम्हारे घर में? तो क्या हुआ अंकल, हम लोग ऊपर के पोर्शन में किसी ना किसी को तो रखते ही हैं, क्योंकि माँ अकेली रहती हैं। आप रहेंगे तो मुझे भी बेफिक्री हो जाएगी। अगले महीने मुझे बेंगलोर शिफ्ट होना है। अभी जब तक माँ का जॉब है, माँ यहीं रहेंगी। माँ परेशान मत हो, मैंने दीदी से भी इस बारे में बात कर ली। दीदी भी यही चाहती है। अंकल आप भी तपन से बात कर लो, वो भी यही कहेगा। विनया समझाते हुए बोली, ठीक है बेटा, कल तक बताता हूँ। ऐसा कहते हुए पलाश उठकर खड़े हो गए। थैंक यू इतने अच्छे डिनर के लिए, फिर मिलते हैं। ऐसा कहते हुए पलाश अपने दोस्त के यहाँ निकल गए। बेटा तुम ये क्या कह रही थी, लोग क्या कहेंगे? मैंने गुस्सा होते हुए कहा। माँ जब पापा चले गए थे, हम अकेले रह गए थे, तब इन्हीं पलाश अंकल ने हमें संभाला था, हमारी कितनी मदद की थी। ताऊ जी तक ने मदद करने से मना कर दिया था। तब लोग कहाँ थे? क्या किसी ने हमारी मदद की थी उस समय? विनया आवेश में बोली। मैं विनया की बातों का विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि विनया सच बोल रही थी। कुछ दिनों बाद पलाश हमारे यहाँ ऊपर शिफ्ट हो गए। जिंदगी फिर एक बार खुशनुमा हो गई। हम लोग अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे। पलाश को घूमने का बहुत शौक था। हमारे शहर के पास जितनी भी खूबसूरत जगह थी, पलाश ने मुझे एक एक करके सभी घुमा दी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कॉलोनी के लोगों को मेरा पलाश के साथ इस तरह घूमना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने ये बात बच्चों को बताई। विजया ने इसका हल निकाल लिया। विजया ने कुमाऊनी लड़के से शादी की थी, जो कौसानी का रहने वाला था। कौसानी में उसका मकान था जो खाली पड़ा हुआ था। पलाश ने वीआरएस पहले ही ले लिया था। मैंने भी वीआरएस ले लिया और हम लोग कौसानी में शिफ्ट हो गए। कौसानी बहुत ही सुंदर है। मैं और पलाश ऊपर नीचे रहते हैं। साल में एक बार सारे बच्चे आ जाते हैं। तपन भी 3-4 साल में एक बार आता है। जब तपन आता है तब मेरी दोनों बेटियां भी आ जाती हैं और महीने भर तक घर में खूब रौनक रहती है। मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि पलाश मोबाइल पर किसी से बात करते हैं। जैसे ही मैं सामने आ जाती तो मोबाइल बंद कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन है जिससे पलाश मेरे सामने बात नहीं कर पाते। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि पलाश बच्चों से बात करते थे। वो मेरे बर्थडे की तैयारी कर रहे थे और इसी सिलसिले में वो बच्चों से बात करते थे। वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। सब कुछ जानते हुए भी मैं अनजान बनी रही। सुबह मैं उठी तो देखा डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा पैकेट रखा था। उस पर एक कागज़ का टुकड़ा जिस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। पलाश नहा धोकर तैयार होकर आ गए और बोले, 2 घंटे में आपको तैयार होना है, हम नैनीताल जा रहे हैं, जल्दी चाय पिलाइए और तैयार हो जाइए। 1 मिनट, ये पैकेट लो, इसमें क्या है? सूट। सूट? लेकिन मैंने पूछा। हाँ, सूट को पहनकर चलना है, पलाश बोले। लेकिन मैं सूट नहीं पहनती हूँ, मैंने कहा। कोई बात नहीं, अब पहन लो। देखो, हमने आपस में तय किया था ना कि हम बची हुई जिंदगी खूबसूरती से गुजारेंगे, पलाश बोले। ये टेबल पर जो पैकेट है, इसमें क्या है? मैंने पूछा। खुद ही देख लीजिए, पलाश ने कहा। मैंने पैकेट खोलकर देखा। बहुत ही सुंदर चंदेरी की साड़ी थी। यहाँ कौशानी में आपको चंदेरी की साड़ी कहाँ से मिल गई? मैंने पूछा। आजकल ऑनलाइन सब मिल जाता है, पलाश बोले। अब देर मत कीजिए, जल्दी तैयार हो जाइए। हम लोग नैनीताल के लिए निकल पड़े। रास्ते में बहुत खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे। गाने लगाऊं? पलाश बोले। जी, मैंने कहा और मैं मुस्कुरा दी। पलाश ने पहले से ही बहुत सुंदर होटल बुक करवा दिया था। पलाश ने होटल वालों को बता दिया था आज मेरा बर्थडे है। होटल वालों ने होटल में हमारी टेबल
और उस एरिया को बहुत सुंदर सजा दिया था। शाम को मैंने पलाश की दी हुई चंदेरी की साड़ी पहनी। मैं मन से तैयार हुई क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मेरा बर्थडे इस तरह मनाया जा रहा था। पलाश ने मुझे देखा तो बोले, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने केक काटा। होटल वालों ने म्यूजिक शुरू कर दिया। पलाश ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, डांस करें? मैं और डांस? मुझे नहीं आता है डांस। मैंने कहा, मुझे भी नहीं आता है, पर करते हैं। पलाश बोले, रश में दुनिया भी है, मौका भी है, चलिए उठिए। ऐसा कहते हुए मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठा दिया। मुझे शर्म लग रही थी। शर्म की वजह से मेरा चेहरा लाल हो रहा था। अरे, आप तो नई दुल्हन की तरह ब्लश कर रही हो, पलाश बोले। इस शाम को पलाश ने बहुत ही यादगार बना दिया था। रात के 10 बज गए थे। हम लोग अपने कमरे में आ गए। हम लोगों ने हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और बैठ गए। चलिए गार्डन में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, पलाश बोले। ठीक है, चलिए। मैंने शॉल डाला और गार्डन में आकर बैठ गए। थोड़ी ठंड तेज हो गई थी। होटल वालों ने अलाव जलवा दिया। मेरे मन में शाम की पार्टी चल रही थी। सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी खुशी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अरे, क्या हुआ? ऐसे बोलते हुए पलाश मेरे बगल में आकर बैठ गए और मेरे आंसू पोंछते हुए बोले, ज़िंदगी ने हमें मौका दिया है अच्छे से जीने का, इसलिए रोकर नहीं, मुस्कुराकर जियो। पुष्पा आई हेट टीयर्स, राजेश खन्ना की एक्टिंग करते हुए पलाश बोले। मुझे ये देखकर हंसी आ गई और हम दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। मैंने अपना सिर पलाश के कंधे पर रख दिया। मेरे और पलाश के रिश्ते को गुलजार साहब की लाइनें बखूबी बयां करती हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि किसी ने खूब कहा है कि बहुत खूबसूरत है मोहब्बत, अगर साथ निभाने वाला सच्चा हो।